आज हम बात करेंगे मोनोपोली की। मोनोपोली बाजार की एक ऐसी कंडीशन जहां किसी वस्तु का एक ही विक्रेता हो और उस वस्तु का कोई भी निकट स्थानापन्न उपस्थित ना हो, और साथ ही साथ जो विक्रेता है या जो सेलर है उसका वस्तु की कीमत पर भी नियंत्रण हो। अगर एक लाइन में हम इसे डिफाइन करना चाहे तो हम कहेंगे monopoly is said to exist when there is only one producer or seller of a product which has no close substitutes। ये डेफिनेशन हुई मोनोपोली की। अब मोनोपोली को अगर आप संधि विच्छेद करके भी देखना चाहें, तोड़ के देखना चाहें, तो मोनो प्लस पॉली दो वर्ड से मिलकर ये बना है। मोनो का मतलब होता है सिंगल या एक, और पॉली का मतलब होता है विक्रेता। जहाँ किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता हो। अब मोनोपोली एग्जिस्ट कब करती है, या हमें कैसे पता चलेगा कि किसी मार्केट में मोनोपोली है? उन कंडीशंस को देखिए। सबसे पहले तो हमें यही देखना होता है कि वहां सेलर कितने हैं। तो जो पहली कंडीशन है मोनोपोली के लिए वो है वन सेलर। अब ये जो सेलर है, जो विक्रेता है, ये व्यक्तिगत स्वामी के रूप में भी हो सकता है, या फिर एक साझेदारी के रूप में भी हो सकता है, साझेदारी फर्म के रूप में, या फिर एक मिश्रित पूंजी जो फर्म है या इंडस्ट्री है उसके रूप में भी हो सकता है। सेकंड जो है, दूसरी बात जो हम कहते हैं वो कहते हैं एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। यानी कि जिस वस्तु की बात की जा रही है या जिस पदार्थ के एक अधिकार के बारे में बात की जा रही है उसका कोई भी निकट सब्स्टिट्यूट बाजार में उपलब्ध ना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर किसी चीज का सब्स्टिट्यूट बाजार में एक पूर्ण स्थानापन्न उपलब्ध है तो वो परफेक्ट कंपटीशन की तरफ चली जाएगी स्थिति, और अगर उसी वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न उपलब्ध है तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की तरफ जाएगी। परफेक्ट कंपटीशन हो या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, दोनों ही स्थिति में बाजार में जो विक्रेता होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं। लेकिन मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट में सिर्फ यही डिफरेंस रहता है कि जो मोनोपोलिस्टिक है वहां क्लोज सब्स्टिट्यूट्स बाजार में अवेलेबल होते हैं, जबकि जो परफेक्ट कंपटीशन होती है उसमें जो कहना चाहिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यानी पूर्ण स्थानापन्न बाजार में उस वस्तु के अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब बात करते हैं मोनोपोली की, तो मोनोपोली वो कंडीशन होगी जहां जिस वस्तु या जिस चीज, जिस पदार्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं उस वस्तु का कोई भी निकट स्थानापन्न, कोई भी स्थानापन्न बाजार में अवेलेबल ही नहीं होना चाहिए। यानी उस वस्तु को उत्पादन करने वाली, उस वस्तु का जो उत्पादक है वो एक हो या उत्पादन करने वाली फर्म एक हो। अब आप लोग कह सकते हैं कि ऐसी तो बहुत सी चीजें हैं या लगभग बाजार में सभी चीजें ऐसी हैं जिनका उत्पादन एक ही चीज करती है। जैसे लाइफबॉय का साबुन एक ही फर्म से उत्पादन उसका हो रहा है, जैसे सर्फ एक्सेल वॉशिंग पाउडर एक ही जगह से उसका उत्पादन हो रहा है। तो क्या सर्फ एक्सेल या लाइफबॉय या किसी और प्रोडक्ट के लिए हम कहेंगे कि उनकी बाजार में कौन मोनोपोली है? हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इन चीजों के जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं वो बाजार में अवेलेबल हैं। बात करें अगर वॉशिंग पाउडर्स की, तो सर्फ एक्सेल भी एक वॉशिंग पाउडर है, और भले ही वो एक ही फर्म द्वारा उत्पादित हो रहा हो, लेकिन ऐसे बहुत से वॉशिंग पाउडर अवेलेबल हैं जो सर्फ एक्सेल की जगह यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हील हो गया, फॉर एग्जाम्पल एरियल, फॉर टाइड या फेना, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर हम सर्फ एक्सेल ना खरीदें तो उन्हें खरीद लेंगे। तो ये जो हुआ, ये हुआ क्लोज सब्स्टिट्यूट का एक एग्जाम्पल। इसलिए बाजार, एक अधिकारी बाजार है, या जो हाँ जिस वस्तु का एक अधिकार है उस बाजार में उस वस्तु का कोई भी निकट स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होना चाहिए, तभी बाजार में जो विक्रेता है उसकी स्थिति एक अधिकारी के रूप में पहचानी जा सकती है। एक और कंडीशन आती है स्ट्रॉन्ग बैरियर्स। अब ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बैरियर्स है फर्म के संबंध में, कि अगर कोई इंडस्ट्री है तो उस इंडस्ट्री में एक ही आदमी उस चीज का उत्पादन कर रहा होगा और बड़ा लाभ भी कमा रहा होगा, एक अधिकार की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस व्यक्ति या उस विक्रेता या उस फर्म या सेलर के
लाभ को देखकर दूसरे लोग भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, दूसरी फर्म्स भी अट्रैक्ट हो सकती हैं कि इस चीज का तो वही एक ही आदमी उत्पादन कर रहा है और उसे बहुत बड़ा जो है बेनिफिट या प्रॉफिट वो कमा रहा है, तो क्यों ना हम भी उसमें अपना शेयर डाल लें। तो वो उस इंडस्ट्री में जो है एंट्री करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो उस एंट्री ना कर पाए, इसके लिए बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं, उनके लिए रुकावटें अवरोध हो सकते हैं। ये उन बैरियर्स की बात चल रही है। वो क्यों ना कर पाए, हो सकता है कोई इकोनॉमिक रीजन हो, उस जो भी इंडस्ट्री या जिस भी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको प्रोड्यूस करने में बहुत बड़ी लागत लगती हो, पैसे से कमजोर हो अन्य फर्में, या कोई इंस्टीट्यूशनल या कोई आर्टिफिशियल रीजन भी हो सकता है गवर्नमेंट ने उस इंडस्ट्री या उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी कागजी कार्रवाई कर रखी हो कि आसानी से कोई उसमें प्रवेश ना कर सके, तो फर्में उसमें जाने में रुकेंगी। तो फर्मों के किसी इंडस्ट्री में ज्यादा अवरोध या बहुत जो स्ट्रॉन्ग बैरियर्स है, रुकावटें होना भी एक अधिकारी बाजार की एक पहचान है। इन तीनों के अलावा एक दूसरी बात आती है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी हिंदी में आप कहेंगे तो कहेंगे मांग की प्रतिलोच। तो मांग की प्रतिलोच भी एक ऐसा तत्व है जिससे हम जो एकाधिकार है उसको माप सकते हैं। मांग की प्रतिलोच का मतलब ये होता है कि यदि एक वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन हो तो दूसरी या उसकी जो सब्स्टिट्यूट्स हैं या उससे जो संबंधित वस्तुएं हैं उनकी जो डिमांड है उन पर क्या असर पड़ेगा। तो क्रॉस इलास्टिसिटी से भी हम मोनोपोली को जांच सकते हैं, या कहिए कि क्रॉस इलास्टिसिटी जिन मार्केट्स में पाई जाती है वहां पर हम ये देख सकते हैं कि एक अधिकार किस स्तर का है। इसके बाद बात आती है डिमांड कर्व की, कि जो एकाधिकारी है या जो मोनोपोलिस्ट है उसका डिमांड कर्व कैसा होगा। तो प्रोफेसर लर्नर एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इसके लिए कहा है कि ए मोनोपोलिस्ट इज ऑलवेज सेलर हु इज कन्फ्रंटेड विद अ फॉलिंग डिमांड कर्व फॉर इट्स प्रोडक्ट्स। कि एक अधिकारी जो है उसका मैं इसको आपको आगे समझाती हूँ। जो एक अधिकारी है उसका डिमांड कर्व जो है नीचे गिरता हुआ होता है, ये होता है एक अधिकारी का डिमांड कर्व, मोनोपोलिस्ट। यहाँ पर प्राइस शो होते हैं और इधर शो होता है प्रोडक्शन या क्वांटिटी। ये नीचे गिरता हुआ रीजन क्या है, रीजन आप देखिए कि मान लीजिए ओपी प्राइस पर ओ क्यू अगर वो अपनी क्वांटिटी एक अधिकारी बेच रहा है, ठीक है, ओपी प्राइस पर कोई एक अधिकारी ओ क्यू क्वांटिटी बेच रहा है। अब क्योंकि वो एक अधिकारी है इसलिए उसका वस्तु की कीमत पर भी नियंत्रण होगा, और मान लीजिए अब वो अपनी कीमतें बढ़ाकर ओपी से ओपी वन कर देता है, ये कर देता है, कीमतें तो उसने बढ़ा दी लेकिन कीमतें बढ़ने के साथ ही साथ उसकी बेची गई मात्रा में कमी आ जाएगी, क्योंकि मांग का नियम बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं वैसे वैसे उसकी डिमांड में कमी आ जाती है। इसके अलावा देख लीजिए, अब अगर प्राइस को घटाकर OP2 कर देता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उसका जो बेची गई मात्रा है वो बढ़ जाती है और वो OQ से OQ2 पर पहुंच जाता है। ये नॉर्मली जो है एक मोनोपोलिस्ट का डिमांड कर्व है जो देखने को मिलता है। इसके अलावा एक बात पर आप और ध्यान दे लें कि जब हम कहते हैं कि किसी मोनोपोलिस्ट का उस वस्तु की कीमतों पर पूर्ण नियंत्रण होता है तो वो अपनी कीमतों को कितना भी बढ़ा सकता है। तो अगर चरम सीमा है एक अधिकार की तो डिमांड कर्व जो है ये होना चाहिए डी डी। अब इस स्थिति में आप देखिए, अगर एक अधिकारी को
इतनी शक्तियां प्राप्त हैं कि वो अपनी वस्तु की कीमत को कितना भी बढ़ा ले। चरम पर है वो एक अधिकारी के, तो फिर हमेशा जो एक अधिकारी का डिमांड कर्व है वो वर्टिकल होगा, वाई एक्सिस के समांतर एक लंबी रेखा के रूप में होगा। देखिए, मान लीजिए डिमांड है ओ क्यू, कीमत वो रख रहा है ओपी। अब उसने कीमत बढ़ाकर ओपी कर दी, 1 कर दी, फिर और कीमत बढ़ाई P2 कर दी, और कीमत बढ़ाई P3 कर दी। अब देखिए ओपी कीमत पर भी वो इतना ही डिमांड थी उसकी, और इतनी ही जो क्वांटिटी है किसी भी प्रोडक्ट को बेच रहा था, उसने कीमत बढ़ा दी, उसने P1 कर दिया, कीमत को इतना, ये देखिए इतनी उसने कीमत बढ़ा दी। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि उसकी जो डिमांड है उसकी वस्तु की, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। अब भी वो क्यू मात्रा ही बेच रहा है। अगर और कीमत बढ़ा दे उसके बाद भी वो उतनी ही मात्रा को बेच रहा है। ये एक अधिकार की चरम स्थिति हो सकती है कि जब एक अधिकारी का मात्र सप्लाई पर और उस वस्तु की जो कीमत है उस पर इतना नियंत्रण हो कि वो जितना चाहे बेच दे। ये जो चरम एक अधिकार है उस पर हमेशा अगर आप ड्रॉ करेंगे तो जो डिमांड कर्व है वो वर्टिकल होगा, ओवाई एक्सिस के समांतर होगा। इसीलिए जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है, परफेक्ट कंपटीशन में आपने देखा होगा, जो डिमांड कर्व होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब ये है कि जो परफेक्ट कंपटीशन है वहां पर कीमतें पहले से दी गई होती हैं, और कोई भी फर्म अपनी कीमतों को घटा या बढ़ा नहीं सकती है, इसलिए कीमतें निश्चित रहती हैं। ये हो गई कीमत जो फर्म द्वारा पहले से निश्चित होगी। अब उस पर आप चाहे इतना क्वांटिटी किसी चीज की बेच दें या बढ़ाकर Q1 तक बेच दें, ये जो है विक्रेता पर निर्भर करता है। ये स्थिति रही पूर्ण प्रतियोगिता की, ये चरम स्थिति एक अधिकार की। लेकिन प्रैक्टिकली जो एक अधिकार होता है उसका डिमांड कर्व हमेशा नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ये स्थिति आप कहेंगे प्रैक्टिकली एक अधिकारी के डिमांड कर्व की होती है। इसके अलावा ये सिर्फ याद रखने के लिए है कि चरम एक अधिकार में जो डिमांड कर्व है वो हमेशा OX यानी वर्टिकल होगा, और परफेक्ट कंपटीशन में जो किसी फर्म का डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। रीजन आपको इसका बता दिया कि ये वर्टिकल इसलिए है क्योंकि जो विक्रेता है उसका कीमत पर पूरा नियंत्रण है, कितनी ही घटा ले और कितनी ही बढ़ा ले। और ये हॉरिजॉन्टल पड़ी रेखा के रूप में इसलिए है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में जो कीमत है वो पहले से निर्धारित होती है, विक्रेता का किसी वस्तु की कीमत को घटाने बढ़ाने की स्थिति नहीं होती है। अब आप कहेंगे कि ये जो स्थिति है ये क्यों नहीं हो सकती? ये इसलिए नहीं हो सकती, मान लीजिए क्विनैन है, उसका एक ही विक्रेता है, मलेरिया की दवाई है। अब जो उसने कीमतें अपनी, मान लीजिए समाज में मलेरिया फैला और जो विक्रेता है उसने अपनी कीमतों को बढ़ा, ओपी पर बेच रहा था लेकिन धीरे धीरे उसने कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी। तो पहले तो जो मरीज होंगे जिन्हें जरूरत होगी वो ऊंची कीमतों पर उस चीज को खरीदते चले जाएंगे। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी तो समाज के जो निम्न और मध्यम वर्ग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो या गरीब से थोड़े ऊपर निम्न मध्यम लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, उनकी पहुंच से ये दवाई दूर हो जाएगी। वो किसी भी हालत में उस महंगी चीज को खरीदने में समर्थ नहीं होंगे। तो वो क्या करेंगे? वो कोई ऐसी सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करेंगे जो सस्ती हो और वही असर रखती हो जो उस दवाई का हो। या फिर अगर मान लीजिए किसी एक दवाई, मान लीजिए कुनैन के ही ले लीजिए, कोई एक कंपनी प्रोडक्शन कर रही है या कोई एक फर्म प्रोडक्ट कर रही है और उसने कीमतें बहुत ऊंची कर दी, तो ये सबको मालूम होगा, तो दूसरी फर्म ये कोशिश कर सकती है कि इसका सब्स्टिट्यूट बाजार में ले आऊं जो उससे नीचे कीमत की हो। इसलिए एक अधिकारी का कीमतों पर नियंत्रण तो होता है, लेकिन वो एक स्थिति से ज्यादा उसे नहीं बढ़ा सकता। जो प्रैक्टिकली एक अधिकारी हैं, जो अगर वास्तविक एक अधिकारी है या जो समाज में एक अधिकारी देखे जाते हैं, उनका डिमांड कर्व हमेशा नीचे गिरता हुआ होता है। इसका रीजन ये है कि वो अपनी कीमतों को घटा या बढ़ा सकता है। यहाँ पर डिमांड लॉबी
लागू होगा कि अगर एक अधिकारी अपनी कीमतों को ऊंचा करेगा तो उसकी जो बेची गई क्वांटिटी है या जो उसकी सामान की डिमांड है वो घटेगी। साथ ही साथ अगर वो कीमतें गिरा दे तो जो उसका कहना चाहिए क्वांटिटी है, डिमांडेड क्वांटिटी, वो बढ़ जाएगी। ये था एक अधिकार का मतलब और उसकी कंडीशंस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या वीडियो में जो भी डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया वो आपको समझ आया हो, एक अधिकार का मतलब आपको समझ आया हो इस वीडियो के माध्यम से, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।